हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कवर करेंगे कंसाइनमेंट सेल्स का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डेफिनेशन, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट समझा। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंसाइनमेंट सेल कवर किया। देन अकाउंटिंग एंट्रीज कवर किया। बोथ कंसाइनर एंड कंसाइनी के बुक्स में। आज हम लोग देखेंगे स्टॉक की अकाउंटिंग, एब्नॉर्मल लॉस, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एंड इट्स अकाउंटिंग और treatment of normal and abnormal loss। ठीक है, अब यही दो मेन पार्ट इसमें का बच गया। तो पहले हम लोग देखते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है, तो बेसिक जब हम लोग फर्स्ट क्लास कंसाइनमेंट का कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कंसाइनमेंट एक सेल स्ट्रैटेजी है किसी भी बिजनेस का, जिसके द्वारा वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करता है। तो लाइक एनी अदर बिजनेस, हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका स्ट्रैटेजी है कि कुछ जगह पे वो ब्रांच के थ्रू से सेल करता है, कुछ जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल में सेल करता है, और जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर सेटअप नहीं हो पा रहा है इनिशियली, वहाँ पे वो थ्रू कंसाइनमेंट अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने की कोशिश करता है। नाउ एनी मॉडल से वो सेल करे, चाहे वो ब्रांच के थ्रू से सेल करे, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल से सेल करे या कंसाइनमेंट मॉडल से सेल करे, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का सिनेरियो हमेशा रहेगा। मींस अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है, चाहे आपका मंथली अकाउंटिंग पीरियड हो या डेली क्वार्टरली हो, या 6 मंथ्स में बैलेंस शीट पीएनएल बैलेंस शीट रिव्यू करते हैं, एनुअल तो सभी करते ही हैं, वो तो मैंडेटरी है। बट हर जगह पे क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि रनिंग बिजनेस है, तो कुछ ना कुछ स्टॉक हमेशा कंसाइनी के एंड पे पड़ा रहेगा, है ना। तो उस वो स्टॉक किसका है एक्चुअली में, कंसाइनर का है, क्योंकि कंसाइनमेंट का जब हम लोगों ने ट्रांजैक्शन डिजाइन पढ़ा था, तो उसमें स्टॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कंसाइनर की है। तो उसका वैल्यूएशन भी कंसाइनर अपने एंड से करेगा, और उससे रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्री भी कंसाइनर अपने बुक्स में पास करेगा। नाउ बेसिक प्रिंसिपल of valuation of inventory is covered by accounting standard 2। accounting standard 2 क्या है, inventory valuation। so basic principle of valuation of inventory has been defined in accounting standard 2। accounting standard 2 में inventory valuation के बारे में बताया गया है, जहाँ पे the rule is very simple with respect to inventory cost or market price, whichever is less। जब आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ेंगे तो उसमें वो और भी डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉस्ट में क्या क्या आएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट कैसे निकलेगा, ट्रेडिंग में कॉस्ट कैसे निकलेगा, मार्केट प्राइस क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो बेसिक रूल वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज कॉस्ट। मीन्स जिस भी प्रोडक्ट का आप इन्वेंट्री का स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं, उसका कॉस्ट और उसका मार्केट प्राइस जो भी कम होगा वही उस स्टॉक का वैल्यू होगा। नो दिस, ये जो रूल है, ये रूल स्पेसिफाइड किया गया है, डिफाइन किया गया है, बताया गया है इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। नाउ जब जब सेम रूल को कंसाइनमेंट मॉडल पे लगाएंगे, तो हमें इन्वेंट्री वैल्यू करना होगा। जो कंसाइनर होगा उसे जानना होगा कि कितना इन्वेंट्री पड़ा हुआ है कंसाइनी के पास। तो कंसाइनी उसे ये डिटेल तो दे देगा कि कितना क्वांटिटी पड़ा हुआ है उसके पास, है ना। फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड बिस्किट्स बेचता था, तो जो कंसाइनी है राम, वो राम एबीसी लिमिटेड को ये बता सकता है कि मेरे पास कितने कार्टन ऑफ बिस्किट्स पड़े हैं, लेकिन उसका वैल्यू कितना होगा, ये कैलकुलेशन
कंसाइनर को अपने बुक्स में करना है और अकॉर्डिंगली एंट्री पास करना है। तो जब कंसाइनर इसका वैल्यू करेगा, कॉस्ट निकालेगा, मीन्स सबसे पहले वो कैलकुलेट करेगा कॉस्ट एंड देन मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट आता है। जब कंसाइनर उसका कॉस्ट कैलकुलेट करेगा तो कंसाइनर क्या कैलकुलेट करेगा, कंसाइनर बेसिक रूल अगेन, कॉस्ट का डेफिनेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में डिफाइन किया गया है। कॉस्ट, कौन कौन सा कॉस्ट इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड होगा, इस टाइप का कॉस्ट जो आप इनकर कर रहे हो अपने बिजनेस में, वो कॉस्ट इन्वेंट्री के वैल्यू में ऐड होगा, इनवेंट्री के कॉस्ट में ऐड होगा। द रूल इज वेरी सिंपल, द कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द गुड्स इनटू इट्स करंट लोकेशन एंड कंडीशन, उसको प्रेजेंट लोकेशन सेलेबल कंडीशन तक लाने में, ठीक है, जो भी कॉस्ट इनकर हो रहा है उस कॉस्ट को हम उस पर्टिकुलर इन्वेंट्री, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करेंगे। इन केस ऑफ कंसाइनमेंट कॉस्ट क्या होगा, सबसे पहले नॉर्मल कॉस्ट जो होगा उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल हो, बिस्किट है तो बिस्किट का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऐड कर दो उसमें। उसके बाद आपने कोई रेट पे किया, कंसाइनर है ना, ये सारा एक्सपेंसेस कंसाइनर का एक्सपेंसेस है, ठीक है। कंसाइनर क्या क्या एक्सपेंस करेगा इन रिलेटेड टू द इन्वेंट्री, जो कि इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, सो बिस्किट का जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, रेट, जब कंसाइनर कॉस्ट स्टॉक को अपने पास से कंसाइनी के पास भेज रहा है तो लेट्स से उसने फ्रेज कुछ इनकर्ड किया, वो कॉस्ट ऐड होगा, कुछ कैरेजेस पे किया वो कॉस्ट भी इनकर्ड होगा, लोडिंग एंड अनलोडिंग कॉस्ट होगा, कंसाइनर जो इनकर कर रहा है वो भी कॉस्ट उसके वैल्यू में, उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। देन सर्टेन इंश्योरेंस भी ले सकता है कंसाइनर, है ना, सो दैट अगर कुछ कभी एक्सीडेंट या किसी के कारण कुछ डैमेज होता है तो वो कवर्ड हो, तो इंश्योरेंस लेने का जो प्रीमियम पे कर रहा है कंसाइनर वो कॉस्ट भी ऐड होगा। प्लस टैक्सेस, पब्लिक ड्यूटीज, अनरिकवरेबल, जो कि अनरिकवरेबल होगा, है ना। फॉर एग्जांपल आज के कॉन्सेप्ट में जीएसटी है ना, जीएसटी इज अ रिकवरेबल टैक्स, है ना। आप जीएसटी का इनपुट पे करते हो, आउटपुट पे करते हो और आउटपुट कलेक्ट करते हो और इनपुट एडजस्ट करके नेट पे करते हो, तो ये रिकवरेबल टैक्स है। लेकिन कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो आप गवर्नमेंट से क्लेम नहीं कर सकते, अगर कोई ऐसा टैक्स या ड्यूटीज इनकर करना पड़ रहा है कंसाइनर को इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स, तो ये भी कॉस्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कंसाइनर के एंड में पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉस्ट इनकर किया कंसाइनर ने वो कॉस्ट आपने सबको ऐड करके ये निकाल दिया कॉस्ट के बाद ऐड, कंसाइनी भी कुछ कॉस्ट इनकर करेगा, ठीक है। कंसाइनी बहुत सारा कॉस्ट इनकर करेगा कंसाइनमेंट से रिलेटेड, जो हम लोगों ने देखा वो रेंट भी पे करेगा, स्टाफ कॉस्ट भी पे करेगा, लेकिन वो सारे कॉस्ट इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होंगे। इन्वेंट्री के पार्ट होने के लिए कौन सा कॉस्ट इंक्लूड करना है हमें, तो वो कॉस्ट जो कंसाइनी इनकर कर रहा है अपने वेयर हाउस तक पहुंचने तक में, ठीक है। वेयर हाउस में जब माल स्टॉक पाइलअप कर दिया वहां तक जो कॉस्ट इनकर हुआ वो कॉस्ट पार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल कंसाइनी का एक्सपेंसेस जो कि पार्ट हो सकता है, तो लेट्स से कंसाइनी ने भी कार्टेज पे किया, कंसाइनी ने अनलोडिंग एक्सपेंसेस पे किया, जब माल उसके पास आया तो उसको अनलोड किया गया, वो एक्सपेंसेस अगर है वो भी पे कर दिया। लैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ होगा, सो एक्सपेंसेस अप टू कंसाइनी के वेयर हाउस में उसको स्टैक करने तक, वंस प्रोडक्ट कंसाइनी के पास आ गया, अनलोड हो गया, स्टैक हो गया, उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस इनकर हो रहा है ना वेयर हाउस के अंदर, फॉर एग्जांपल वेयर हाउस की इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वेयर हाउस का रेंट हो गया, वेयर हाउस में स्टाफ है उसका कॉस्ट, उसके बाद सेल करने के लिए जब कंसाइनी गुड्स कस्टमर को सेल कर रहा है तो सर्टेन एक्सपेंसेस इनकर करेगा, है ना, बैड डेट हो सकता है, सर्टेन एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है, अगेन फ्रेट हो सकता है फ्रॉम
कंसाइनी वेयर हाउस टू टू कस्टमर, ये सारे कॉस्ट सेल करने के कॉस्ट है, इन्वेंट्री का कॉस्ट नहीं है। तो इसको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड नहीं करेंगे। ये सारा कॉस्ट हम ऐड कर लिए तो मेरा टोटल कॉस्ट आ गया। और ये हो गया। और लेट्स से आपने ये सारा कॉस्ट है 10,000 कार्टन का, तो 10,000 कार्टन का आपको कॉस्ट मिल गया यहाँ। अब इसका मार्केट प्राइस जो भी होगा, जितने में सेल हो सकता है, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉस्ट ही कम होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, AS2 का रूल फॉलो करेंगे, जो कि कहता है कि द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शुड बी लोअर ऑफ कॉस्ट ऑन मार्केट प्राइस। तो लेट्स से कॉस्ट 10,000 कार्टन कमिंग टू 10 लाख रुपीज, ठीक है। और उसका ये हो गया कॉस्ट, और मार्केट प्राइस हो गया लेट्स से 12 लाख रुपीज। तो लोअर कौन है, कॉस्ट। तो इसी यही क्लोजिंग स्टॉक जो बचा 10,000 कार्टन, उसका वैल्यू हो गया ना 10,000। और ये 10 लाख कैसे आया, ये 10 लाख आया इन सबको ऐड करते करते। सो ये उसका वैल्यू हो गया। तो द क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनर अपने पास दिखाएगा कि मेरे पास 10,000 कार्टन है बिस्किट्स के, और उसका वैल्यू 10 लाख रुपीज है, बिकॉज कॉस्ट इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। नाउ जब वो कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया, तो अभी उसे क्या करना है, उसके लिए अकाउंटिंग एंट्री पास करना है। अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, जो हम लोग ट्रेडिंग पीएनएल में करते थे, क्या करते थे, स्टॉक अकाउंट को डेबिट करके ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते थे। तो यहाँ भी वो वही करेगा। यहाँ पे वो क्या करेगा, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिख करके स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू राम, जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे 10 लाख, ठीक है। तो ये हो गया इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन जब भी कोई आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसमें क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट रहेगा ही रहेगा। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमें बहुत ध्यान से करना है। ये देखना है क्रेडिट कॉस्ट कितना ऐड हो रहा है, कितना सेल हो गया, कितना बचा है। उसमें क्वेश्चन में आपको ये मेंशन नहीं करेगा कि क्लोजिंग क्वांटिटी कितना है, उसमें आपको बताएगा कि 10,000 कार्टन मिला, उसमें से 8,000 कार्टन बिक गया, तो 2,000 कार्टन का स्टॉक है। इस स्टॉक का वैल्यू कितना है, मीन्स कॉस्ट कितना है, नहीं बताया जाएगा आपको। तो कॉस्ट आपको ये सारे फॉर्मूलेस लगा के कॉस्ट कैलकुलेट करना होगा। कंसाइनर को माल भेजने में जो भी कॉस्ट इनकर करना पड़ा, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप सीधा ऐड कर दोगे। लेकिन कंसाइनी के एंड से कौन कौन सा एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए रहेंगे, लेकिन सारे एक्सपेंसेस इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड नहीं होता है ना। बिस्किट का कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। कौन कौन से कॉस्ट को हम ऐड करेंगे, वो सारा कॉस्ट जो कंसाइनी ने इनकर किया है टिल द गुड्स रीच्ड हिज वेयर हाउस, वेयर हाउस में आ गया, अनलोडिंग हो गया, वेयर हाउस में उसको सजा के रख दिया, उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस इनकर हो रहा है वेयर हाउस में, उस एक्सपेंसेस को हम इन्वेंट्री से ये कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं। सो AS2 का रूल क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ एन इन्वेंट्री शुड इंक्लूड all the cost necessary to bring the inventory to its present location and condition. Condition means finished goods बनाने तक में जो भी कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है वो, प्लस उसको सेलेबल लोकेशन तक पहुंचाने तक का कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट को हम इंक्लूड करेंगे। कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर दैट इज नॉट पार्ट ऑफ इन्वेंटरी। तो यहाँ भी हम लोग वही रूल लगाएंगे, AS2 का ही स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करेंगे। और वंस वैल्यू निकल के आ गया, आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर लिया आपने, तो देन एक आपको एक जनरल एंट्री पास करना होगा कंसाइनर के बुक्स में, विच इज स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट राम अकाउंट। ये बेसिक अकाउंटिंग हो गया क्लोजिंग स्टॉक का। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ये पार्ट हम लोग कवर किया गया क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स अकाउंटिंग। अब बचा नॉर्मल एंड नॉर्मल। और किसी भी बिजनेस में, एनी बिजनेस, चाहे आप कंसाइनमेंट बिजनेस बोलो या कोई भी बिजनेस बोलो, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। तो इन जनरल नॉर्मल लॉस क्या होता है, वर्ड से ही लगता है, नॉर्मल लॉस मीन्स अनअवॉइडेबल लॉस।
इसको अवॉइड नहीं कर सकते आप। फॉर एग्जांपल, कंसाइनर जो है वो पेट्रोलियम का बिजनेस करता है, ठीक है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को कंसाइनी को भेज रहा है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्या होता है, या फिर स्पिरिट रिलेटेड प्रोडक्ट में क्या होता है, इवेपोरेशन लॉस होता है, ऑटोमेटिक देयर विल बी सम लॉस ना, वो इवेपोरेट होगा, स्पिरिट है वो कम होगा। लेट्स से फ्रूट का कंसाइनमेंट है, ऑरेंजेस भेज रहे, ऑरेंजेस में मॉइस्चर होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2 3 4 5 6 दिन के अंदर में, लेट्स से अगर ट्रांजिट पीरियड है फ्रॉम कंसाइनर के प्लेस से कंसाइनी के प्लेस जाने में 1 वीक लगता है, तो जितना क्वांटिटी कंसाइनर भेजेगा जरूरी नहीं है कि पूरा क्वांटिटी कंसाइनी को एग्जैक्ट मिलेगा, क्योंकि जो मॉइस्चर लॉस है ना, हीट से जब प्रोडक्ट पास हो रहा है, अलग अलग वेदर कंडीशन से पास होगा, तो उसमें सर्टेन लॉसेस हैं जो अनअवॉइडेबल हैं एंड पार्ट ऑफ द नॉर्मल बिजनेस है, ठीक है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये लॉस हो गया नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस जो होगा जब आप कंसाइनर को माल भेजेगा कंसाइनी को, तो उसका अकाउंटिंग एंट्री कैसे, उसकी उसका ट्रीटमेंट कैसे करेगा कंसाइनर और कंसाइनी, स्पेशली कंसाइनर अपने बुक्स कैसे करेगा। तो नॉर्मल लॉस के रिस्पेक्ट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज वेरी सिंपल। कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इज borne by good units और sellable unit। जितना यूनिट बेचे, मेरे पास गुड यूनिट, जितना मेरे को क्वांटिटी रिसीव हुआ गुड स्टॉक ना, उस कॉस्ट पे इस कॉस्ट को चार्ज कर देने का है। तो व्हाट डज दैट मीन, अगर इसको हम एग्जांपल देके नंबर में समझे क्या होगा, तो लेट्स से कंसाइनर जो है इज ए एंड कंसाइनी इज बी। कंसाइनर ने, और कंसाइनर कंसाइनी के साथ उनका कंसाइनमेंट बेचता है, तो कंसाइनर ने 10,000 kg ऑफ एप्पल एट द रेट 10 पर केजी भेजा। तो कॉस्ट कितना हो गया, 10 × 10,000 × 10, 1 लाख। ओके, तो 1 लाख रुपए का एप्पल भेजा। नाउ अब लेट से उसको भेजने के लिए कंसाइनर ने सर्टेन फ्रेट कॉस्ट इनकर किया। लेट से कंसाइनर ने 10,000 kg के भेजने के लिए 8,000 रुपए का रेट दिया। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 1,08,000, है ना, और क्वांटिटी कितना है, 10,000 kg। तो 10,000 kg का कॉस्ट हो गया 1,08,000। तो अगर हम ये कहें कि 1 kg का कॉस्ट कितना हो गया, 1 kg एप्पल का कॉस्ट कितना है, 1,08,000 डिवाइडेड बाई 10,000। अभी हम लोगों ने देखा कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में फ्रेट कॉस्ट में ऐड होता है। तो अगर इस पॉइंट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपसे कोई पूछे कि 1 kg एप्पल का कॉस्ट कितना है, तो हम कह सकते हैं कि 1,08,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इज इक्वल टू 10 रुपया 8 पैसा। नाउ जब ये एप्पल जा रहा था, तो इसमें एक नॉर्मल लॉस हुआ, है ना, नॉर्मल लॉस लेट से कितना हो गया, 1,000 kg लॉस हो गया। लेट से 5 दिन 6 दिन लगा, और उसमें 1,000 kg जो है वो एप्पल सिकुड़ गया, या फिर एनी टाइप से किसी कारण से जो एप्पल एप्पल की पिक्युलैरिटी है उसके कारण 1,000 kg का नॉर्मल लॉस हो गया। तो जब कंसाइनी के पास क्वांटिटी पहुंचा, तो कंसाइनी को कितना क्वांटिटी मिला, क्वांटिटी रिसीव्ड कितना, 9,000 kg मिला, है ना। लेकिन क्या कॉस्ट कम हुआ, नहीं, कॉस्ट तो इनकर हो गया, है ना, कॉस्ट तो 1,08,000 ही है, चाहे क्वांटिटी, चाहे कंसाइनी को 10,000 kg मिलता है या 9,000 kg मिलता है, 1,000 kg जो है वो नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस ना कंसाइनर अवॉइड कर सकता है ना कंसाइनी अवॉइड कर सकता है। फिर क्या हुआ, अब हम क्या बोलेंगे देन, तो जो एप्पल
एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 10 रुपये 8 पैसे का था, वो अब कितना का हो जाएगा? क्वांटिटी रिसीव इतना, इसका कॉस्ट कितना है? 1,08,000। तो कॉस्ट पर केजी कितना हो गया? 1,08,000 डिवाइडेड बाई 9,000, तो कितना हो गया? 12 रुपये पर केजी। ठीक है। अब जो कॉस्ट एप्पल कंसाइनर ने इनिशियली 10 रुपये का कहा था, वो एक्चुअली में नॉर्मल लॉस 12 रुपये का हो जाएगा कंसाइनी के एंड में। तो कंसाइनी कंसाइनर को लेट से जब क्लोजिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन भेजेगा, तो वो क्या भेजेगा कि मुझे आपने 10,000 का जो भेजा था वो तो मुझे 9,000 ही मिला, क्योंकि 1,000 का 9 है। ये कंसाइनर को भी पता है कि 1,000 का लॉस होता है। तो अब जो क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनी के पास पड़ा है, लेट से कंसाइनी एट द एंड कहता है कि मेरे पास इसमें से, कंसाइनी कंसाइनर को इंफॉर्मेशन भेजता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास इसमें से 3,000 केजी स्टॉक पड़ा हुआ है, या एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर 3,000 केजी पड़ा है। तो कंसाइनर के लिए स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा? वैल्यू में 3,000 केजी को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3,000 इंटू 12। तो कंसाइनर कहेगा कि मेरे पास जो स्टॉक पड़ा है कंसाइनी के पास वो 36,000 का है। और अगर अकाउंटिंग एंट्री पास करेगा तो क्या करेगा? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट 36,000। फिर ये तो बहुत सिंपल है, अकाउंटिंग एंट्री तो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस क्या है? नॉर्मल लॉस 1,000 केजी। कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस मीन्स नॉर्मल लॉस कितने का हुआ आपका? 1,000 केजी एट 10.8, मतलब 10,080 रुपये का जो 10,080 रुपये का जो लॉस है, वो लॉस रुपए का नहीं है। उस कॉस्ट को लोड किया गया ऑन गुड यूनिट। गुड यूनिट कितना है? 9,000। तो ये 9,000 केजी ही कवर कर से मुझे ये 108,000 कॉस्ट रिकवर करना है, क्योंकि इतना ही मैं बेच सकता हूँ। ये नॉर्म ऑफ द बिजनेस है। ठीक। तो ये हो गया नॉर्मल लॉस। ना कभी कभी क्या होगा, कभी कभी क्या, हमेशा ही होगा, बिजनेस में एबनॉर्मल लॉस भी होता है। एबनॉर्मल लॉस क्या हो गया? ये अवॉइडेबल लॉस होता है। ठीक है। ये लॉस अवॉइडेबल होता है, लेकिन स्टिल सर्टेन बिजनेसेस, बहुत टाइप ऑफ प्रोडक्ट में ये भी लॉस है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है बहुत टेक केयर करने के बाद भी, है ना। सही से पैकिंग हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन स्टिल कभी कभी क्या होता है कि एबनॉर्मल लॉस हो जाता है। एबनॉर्मल लॉस के कॉस्ट को आपको क्या करना है? उसको आपको कंसाइनमेंट पे चार्ज करने का है, पीएनएल में चार्ज करने का है। ये लॉस है। ठीक। एक टर्म ऑफ द ट्रेड, ट्रेड का ये नॉर्मल रूल नहीं है कि लॉस होना ही है। ये लॉस अवॉइडेबल था, बट किसी कारण से अवॉइड नहीं हो सका और हो गया, मिस्टेक है, गलती है, जो भी है ना। ये लॉस क्या है? सो इसका इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस देखते हैं। लेट्स से कंसाइनर इज ए एंड कंसाइनी इज बी। कंसाइनर टीवी सेट बेचता है ना। तो लेट्स से कंसाइनर ने कंसाइनी को 100 पीस टीवी सेट भेजा एट द रेट 10,000 रुपये करके। ओके। ठीक है। उसमें से 10 पीसेस ऑफ टीवी सेट डैमेज हो गया। ड्राइवर ने गाड़ी ढंग से नहीं चलाया, कहीं गड्ढे वड्ढे में ठोक दिया या नहीं ठोक दिया, जिसके कारण 10 टीवी सेट बर्बाद हो गया, खराब हो गया। तो अब वो 10 टीवी सेट का कॉस्ट क्या होगा? तो जब कंसाइनर ने कंसाइनी को 10,000 टीवी सेट भेजा, तो एक सेट का कॉस्ट कितना है? 10,000 रुपये। 10 पीसेस एट द रेट 10,000, यानी ये इसका मटेरियल कॉस्ट कितना हो गया? कॉस्ट ऑफ टीवी सिर्फ कितना हो गया? 1,00,000। लेट्स से कंसाइनर ने ये 100 टीवी सेट जो भेजा था, उसमें कंसाइनर को 50,000 का फ्रेट लगा। ठीक है। 10 टीवी सेट के लिए कंसाइनर को फ्रेट लगा 50,000 का। तो दैट मीन्स पर टीवी सेट के लिए कॉस्ट कितना लगा? 50,000 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 500 रुपये फ्रेट लगा।
तो जब 10 टीवी सेट खराब हुआ तो उसका प्रोपोर्शनेट फ्रेट कॉस्ट भी टीवी सेट में ऐड होगा, क्योंकि कॉस्ट में फ्रेट कॉस्ट ऐड होता है। तो 100 पीस के लिए अगर 50,000 का फ्रेट लगा तो 10 पीस का कितना फ्रेट कॉस्ट होगा, तो 5,000 होगा। ठीक है, तो ये 10 पीस का कॉस्ट कितना हो गया, 1,05,000। कॉस्ट ऑफ 10 पीस, ये कॉस्ट का लॉस हो गया। तो इस कॉस्ट से रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा? सबसे पहले तो सिंपल अकाउंटिंग एंट्री है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू राम हम लोग देख रहे हैं 1,05,000। ना, हम लोगों ने एग्जाम्पल में क्या कहा, ये 10 टीवी सेट क्यों वेस्ट डैमेज हुआ, क्योंकि ड्राइवर ने जो ट्रांसपोर्ट कंपनी का ड्राइवर था उसने गाड़ी ढंग से नहीं चलाया। तो नॉर्मली बिजनेस क्या करती है, ऐसे लॉसेस को कवर करने के लिए इंश्योरेंस लेती है, या अगर इंश्योरेंस नहीं लेगी तो ट्रांसपोर्टर के साथ उसका अरेंजमेंट होगा कि अगर गाड़ी में कुछ डैमेज होगा मेरे प्रोडक्ट को तो तुम्हें बियर करना पड़ेगा। तो इन एनी केस जो कंसाइनर है वो सिक्योर्ड है कि ये लॉस उसको हिट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन नहीं भी ले सकते हैं इंश्योरेंस, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ कि नॉर्मल लॉस को कवर करने के लिए रिस्क प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी इज टू टेक इंश्योरेंस। लेकिन अगर मान लो किसी ने नहीं लिया तो क्या, तो व्हेन इंश्योर्ड, अगर नॉर्मल आपका इंश्योरेंस है, अगर इंश्योर्ड है तब तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, है ना। तो फर्स्ट एंट्री आपने ये कर दिया। सेकंड एंट्री आप करोगे इंश्योरेंस कंपनी टू एबनॉर्मल लॉस 1,05,000। इंश्योरेंस कंपनी को आपने डेटर्स बना लिया कि इंश्योरेंस कंपनी से मेरे को पैसा मिलना है, और जब इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिलेगा तो आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 1,05,000 हो गया। आप फुली कवर्ड है, आपको कोई लॉस नहीं हुआ, आपका जो जो भी डैमेज हुआ वो पैसा रिकवर हो गया। इंश्योरेंस कंपनी की जगह फ्रेट कंपनी भी हो सकता है, लेट्स से XYZ ट्रांसपोर्ट्स आपका कैरियर है, तो यहाँ पे आप XYZ ट्रांसपोर्ट कंपनी को डेबिट करके एबनॉर्मल लॉस को कवर करेंगे। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, नाउ अगेन जिस तरह से इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है, ट्रांसपोर्टर हो सकता है, उसी तरह से कंसाइनी भी हो सकता है। लेट्स से एग्रीमेंट है कि कंसाइनी को बेयर करना है, तो आप क्या करोगे, आप कंसाइनी को डेबिट करोगे यहाँ पे। तो जिससे आपको पैसा रिकवर करना है आप उसको डेटर्स बना दोगे उतने से। और अगर एबनॉर्मल लॉस नहीं कवर्ड है, व्हेन नॉट इंश्योर्ड, आपने इंश्योरेंस नहीं कराया, तब तो आपको वो लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करोगे टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। नाउ ये आप देखो कि ये कंसाइनमेंट अकाउंट को हिट नहीं कर रहा। कंसाइनमेंट टू राम अकाउंट जो है वो भी नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन उस अकाउंट में ये लॉस डेबिट नहीं हो रहा है क्योंकि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट है, ये ओवरऑल कंपनी का लॉस, तो ये ओवरऑल पीएनएल में जाएगा अगर आपने कवर नहीं किया है। और अगर कवर कर लिया है तब तो इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। लेट से पार्शियल कवर्ड है, इंश्योरेंस कंपनी से आपने क्लेम किया और इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हम 90,000 देंगे, 15,000 नहीं देंगे, तो 15,000 पीएनएल में जाएगा, 90,000 इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे जाएगा और नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो फर्स्ट एंट्री इज कॉमन। सेकेंड एंट्री डिपेंड करता है कि वो इंश्योर्ड है या नहीं है। तो फर्स्ट एंट्री तो होना ही होना है। सेकेंड एंट्री के लिए हमें देखना है कि क्या स्टॉक इंश्योर्ड था या नहीं था। अगर इंश्योर्ड था तो जो जो इंश्योरेंस जिससे आपको पैसा रिकवर करना है उसको आप डेबिट करो, और अगर इंश्योर्ड नहीं था तो सीधा पीएनएल में डालो और चार्ज ऑफ करके खत्म करो। तो ये हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस। नाउ कंसाइनमेंट से रिलेटेड अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप
तो आप ये मान के चलो कि आपको ये 3 चीज तो करना ही करना है। क्या क्या? इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ही रहेगा उस क्वेश्चन में, नॉर्मल लॉस का भी ट्रीटमेंट रहेगा और एबनॉर्मल लॉस भी रहेगा। दोनों रह सकता है या कोई एक रह सकता है। ज़्यादातर केसेस में एबनॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग रहता है, विथ इंश्योरेंस ज़्यादातर रहता है, जिसमें इंश्योरेंस भी है। तो अगर कंसाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ये तो ट्रीटमेंट होना ही होना है उसमें। इन दो में से कोई एक हो सकता है या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तीनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्लियरली आता हो। ठीक है, हम लोग आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि ये सारा पार्ट कवर्ड है। ठीक है ना? तो बेसिक अकाउंटिंग खत्म हो गया है कंसाइनमेंट का। एक तो छोटा सा ट्रीटमेंट है वो भी देख लो। कभी कभी क्या होगा कि ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस और एडवांस फ्रॉम कंसाइनी। और कभी कभी क्या होगा कि कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में ये जब कंसाइनमेंट का एग्रीमेंट बन रहा होगा तो उसमें एक टर्म ये भी हो सकता है कि कंसाइनर कंसाइनी से कहे कि आपको मेरे पास एडवांस रखना पड़ेगा। ठीक है ना? कुछ पैसा एडवांस आप मेरे पास रखिए। जो कंसाइनी और कंसाइनी अगर एग्री कर जाता है तो कंसाइनी एडवांस रखेगा। तो एडवांस दो तरह का हो सकता है। एक एडवांस एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, और दूसरा एडवांस इज नॉट सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के केस में क्या होगा कि कंसाइनर हमेशा इंश्योर करेगा, कंसाइनर क्या करेगा, हमेशा ये मेक श्योर करेगा कि जितना भी क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है उतना उसका जो वैल्यू है वो डिपॉजिट कंसाइनर के पास रहे। है ना? लेट से कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में ये एग्रीमेंट होता है कि 10 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना है, लेकिन वो सिक्योरिटी डिपॉजिट एडजस्ट होता रहेगा। एडजस्ट तो होगा लेकिन कितना होगा? तो कंसाइनर क्या करेगा कि जब भी अकाउंट सेल इंफॉर्मेशन आएगा कंसाइनी से तो उसे पता चल जाएगा कि कितना स्टॉक उसके पास पड़ा है। जितना का स्टॉक पड़ा है उतना का डिपॉजिट को वो मेंटेन करेगा और बाकी डिपॉजिट को वो एडजस्ट कर देगा फ्रॉम अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कंसाइनी। है ना? अकाउंट सेल में कंसाइनी क्या इन्फॉर्मेशन देगा कि मुझे कितना पैसा आपको रेमिट करना है आफ्टर डिडक्टिंग उसका कमीशन, बैड डेट और उसका जो भी एक्सपेंसेस है उसको डिडक्ट करने के बाद जो भी पैसा बचता है वो कंसाइनर का पैसा है। कंसाइनर उसे वापस करेगा। कंसाइनर क्या करेगा, उस पैसे को एडजस्ट कर देगा जो एडवांस कंसाइनी ने दे रखा है उससे, लेकिन टू द एक्सटेंट स्टॉक का पैसा मेंटेन करने के बाद। तो अगर 10 लाख का डिपॉजिट रखा है लेकिन अकाउंट सेल का जब इंफॉर्मेशन आया उसमें ये इंफॉर्मेशन है कि कंसाइनी के पास 3 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा है, तो कंसाइनर उस 10 लाख एडवांस में से सिर्फ 7 लाख ही एडजस्ट करेगा। है ना? अगर कंसाइनी को 7 लाख से ज़्यादा पैसा रिफंड करना है तो कंसाइनर बाकी पैसा कंसाइनी से कैश में मांगेगा, 7 लाख एडजस्ट कर। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा फर्स्ट केस में, जब सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। तो जब सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलेगा तो कंसाइनर क्या, अच्छा ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग दोनों के बुक्स में देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कंसाइनर के बुक्स में, ये ए बी, कंसाइनर के बुक्स। और इधर देखते हैं कंसाइनी के बुक्स में। तो कंसाइनर ए व्हेन डिपॉजिट रिसीव्ड, पहला ट्रांजैक्शन क्या होगा, व्हेन डिपॉजिट इज रिसीव्ड। तो कंसाइनर क्या करेगा, कैश ऑब्लिक बैंक
एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट। सिमिलरली सेम एंट्री कंसाइनी क्या पास करेगा, एडवांस, वो भी एक लेजर ओपन करेगा, एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट टू कैश पब्लिक बैंक, है ना, वो पेमेंट कर रहा है, वो एंट्री किया। अब जब अकाउंट सेल का इंफॉर्मेशन मिला तो कंसाइनर क्या करेगा, एडजस्ट करेगा उसे। एडजस्ट करने का टाइम क्या करेगा, एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा। ठीक है, टू कंसाइनी अकाउंट। नो अमाउंट क्या होगा, प्रोपोर्शनेट अमाउंट करेगा, है ना, यानी जितना स्टॉक होगा उतना का पैसा होल्ड करके बाकी सबको एडजस्ट करेगा। सिमिलरली सेम एंट्री इस सिचुएशन के लिए, ये सेकंड सिचुएशन के लिए जब एडवांस एडजस्ट होगा तो कंसाइनर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट, वो भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट करेगा। तो यही अकाउंटिंग एंट्री होगा। दो सिचुएशन है, फर्स्ट जब पैसा एडवांस डिपॉजिट किया तब, और दूसरा जब उसको एडजस्ट कर दिया। कभी कभी देगा कि बिल्स रेज कर दिया, तो आप इन दैट केस क्या करोगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एडवांस नहीं होगा, वहाँ पे सीधा कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, है ना। ये हो गया एडवांस जब सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरफ से दिया। सेकंड केस क्या है, व्हेन एडवांस इज नॉट सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो अकाउंटिंग एंट्री तो सेम ही होना है, बस इन दैट केस प्रोपोर्शनल अमाउंट नहीं होगा, टोटल अमाउंट से एडजस्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं होना है, फुल अमाउंट से जितना भी एडवांस है पूरा एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट मेंटेन नहीं करना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों मेंटेन करते हैं, सो दैट कंसाइनर, ये हमेशा श्योरिटी उसको रहे कि उसका जो स्टॉक कंसाइनी के पास पड़ा है उसका अमाउंट कंसाइनर के पास है, कंसाइनर अपना स्टॉक का वैल्यू को इंश्योर कर रहा है कि कंसाइनी लेके भाग नहीं जाए, अगर लेके भाग भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना का कॉस्ट, उतना का डिपॉजिट मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो ये एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कभी कभी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड कि कंसाइनी ने स्टॉक रखा है कंसाइनर के पास, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। एक और छोटा सा केस है, अभी तक हम लोगों ने जो भी केस देखा वो क्या था कि कंसाइनर जब कंसाइनी को माल बेचता है ना, स्टॉक बेचता है, तो वो उसके पास ऑप्शन है, ठीक है, एक वो कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, तो अभी तक हम लोग जो भी देख रहे थे वो कॉस्ट प्राइस था। सेकंड क्या है कि कंसाइनर के पास ये ऑप्शन है कि वो इनवॉइस प्राइस पे भी माल बेच सकता है। क्यों बेचता है इनवॉइस प्राइस पे माल, लेट्स से कंसाइनर कंसाइनी को बताना नहीं चाहता है कि वो कितना पैसा बना रहा है ना, प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस बता दिया कंसाइनी को, और कंसाइनी को सेलिंग प्राइस तो पता ही है क्योंकि बेचना तो कंसाइनी को ही है, तो कंसाइनी इजिली कैलकुलेट कर सकता है कि कंसाइनर का प्रॉफिट क्या है, तब देन वो अपना कमीशन और बाकी चीज़ें रीनेगोशिएट करेगा, या फिर उस उस पर डिस्प्यूट अराइज हो सकता है दोनों के बीच में। इन दैट केस वैसे सिचुएशन को टेक केयर करने के लिए कंसाइनर क्या करता है, कंसाइनी को इनवॉइस प्राइस पे ही सीधे माल बेचता है। इनवॉइस प्राइस क्या है, लेट्स से ये प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट प्राइस 100 है, और कंसाइनर कंसाइनी को कहता है कि तुम ये प्रोडक्ट को 125 रुपये में बेचो, ठीक है, और कंसाइनर कंसाइनी को जो जब स्टॉक भेजेगा तो जो ट्रांसफर नोट के थ्रू जो परफॉर्मा इनवॉइस होगा ना, उसमें उसका वैल्यू 125 ही दिखाएगा, 100 बना के परफॉर्मा इनवॉइस 100 का नहीं बनाएगा, 125 का ही बना के बेचेगा। सो कंसाइनी को पता ही नहीं होगा, कंसाइनी को सिर्फ ये कहेगा कि तुम उसे 125 में बेच दो, बट कंसाइनर अपने बुक्स में एंट्री कैसे करेगा, किस वैल्यू पे करेगा, और कंसाइनर इनिशियली सारा एंट्री वो इनवॉइस प्राइस पे करेगा। पहला सिचुएशन क्या होगा, जब कंसाइनर स्टॉक भेजेगा तो क्या एंट्री करेगा, कंसाइनमेंट टू राम अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इस वैल्यू से 100। ओके, तो फर्स्ट एंट्री स्टॉक से रिलेटेड एंट्री के रिस्पेक्ट में कंसाइनर क्या करेगा, रिकॉर्ड तो करेगा वो 125 पे ही, लेकिन बाद में इस डिफरेंस को नलीफाई कर देगा, ठीक है, ये 25 रुपीज का जो डिफरेंस है ना, इसको नलीफाई करेगा थ्रू दूसरा एंट्री से। तो
स्टॉक रिलेटेड एंट्री कितना होगा? पहला, व्हेन द कंसाइनर ट्रांसफर सेंड द गुड्स ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, तो क्या एंट्री करता है? कंसाइनमेंट टू राम टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये एंट्री फर्स्ट एंट्री होगा जब परफॉर्मा इनवॉइस के थ्रू से माल भेजेगा, वो 125 से करेगा। इमीडिएटली वो एक एंट्री पास करेगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो कि इसका रिवर्सल होगा, तो कंसाइनमेंट टू राम 25 रुपए से। तो ऑटोमेटिक एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ 125 से, क्रेडिट हो गया 25 से। दैट मीन्स इन नटशेल कंसाइनमेंट अकाउंट 100 रुपीज से ही डेबिट हुआ। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया तो आप क्या एंट्री करोगे? एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट टू राम। लेट से एबनॉर्मल लॉस का जो वैल्यू था वो इनवॉइस प्राइस पे 50 था और कॉस्ट प्राइस पे, उसका कॉस्ट प्राइस 40 था। एंट्री तो 50 से ही होगा इनवॉइस प्राइस से, लेकिन अगेन इसका एक रिवर्सल एंट्री होगा, कंसाइनमेंट टू एबनॉर्मल लॉस 10 रुपए से, कॉस्ट और का डिफरेंस। ठीक है। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के लिए स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट टू राम। लेट्स से क्लोजिंग स्टॉक 20 का था एट इनवॉइस प्राइस, और इसका कॉस्ट प्राइस है IP 20 है, कॉस्ट प्राइस इज 15, तो 5 रुपए का डिफरेंस है। अगेन एक एंट्री पास करेगा, कंसाइनमेंट टू राम। और जब क्लोजिंग स्टॉक होगा, और क्लोजिंग स्टॉक रिवर्सल एंट्री नहीं होगा, इसको वो स्टॉक रिजर्व में लेके जाएगा, ये 5 रुपए को। ठीक, स्टॉक रिजर्व में लेके जाएगा, और अगेन नेक्स्ट ईयर में इस एंट्री को वो रिवर्स कर देगा एज ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा, तो नेक्स्ट ईयर में ये एंट्री रिवर्स हो जाएगा। तो बेसिकली स्टॉक रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा, में इधर स्टॉक का एंट्री आएगा, उसके ऑपोजिट साइड में उसका लोडिंग का एंट्री डाल के हमको बेसिकली उसके वैल्यूएशन को कॉस्ट पे वापस लाना है। यहाँ पे हमने राम को कंसाइनमेंट को डेबिट किया 125 से, 25 से क्रेडिट कर दिया, तो ऑटोमेटिक कॉस्ट प्राइस पे जो एंट्री में करता है, कॉस्ट प्राइस पे मैं एक ही एंट्री करता है 100 से, यहाँ पे मैंने 2 एंट्री करके वैल्यू को 100 ही कर दिया। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है IP, और IP का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो ये एडिशनल एंट्री होगा इन केस द गुड्स आर सेंट ऑन IP। ओके। तो कंसाइनमेंट का मोर और लेस सारा टॉपिक्स खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके। 3-4 क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का, वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो फिर कंसाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। बस सिचुएशन कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, तो कंसाइनमेंट बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।